हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी के एक पार्ट बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें हम फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, स्टेफाइलोकोकस के बारे में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टेफाइलोकोकस की 45 स्पीशीज से भी ज़्यादा स्पीशीज हैं, जिसमें से 4 स्पीशीज पैथोजेनिक होती हैं। पैथोजेनिक वो होती हैं जो ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कराती हैं, जो कॉज कराती हैं जो स्पीशीज हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस सिब्रोफाइटिकस, स्टेफाइलोकोकस हिमोलाइटिकस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कमेंसल्स बैक्टीरिया भी होते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन पैथोजन भी होते हैं। मतलब कमेंसल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में एज ए नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं, ये हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन कॉज नहीं कराते हैं, जबकि ह्यूमन पैथोजन ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें कि ह्यूमन पॉपुलेशन का ये 30% पार्ट कॉलोनाइज्ड है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ। साथ ही साथ ये बैक्टीरियमिया कॉज कराता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस करा देता है। बैक्टीरियमिया मतलब कि ये ब्लड में सर्कुलेट करता है और ब्लड के साथ ही साथ सर्कुलेशन करता है, ब्लड के साथ ही साथ चलेगा। और इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हार्ट के चारों जितने भी टिश्यूज और पार्ट होगा हार्ट के सराउंडिंग, उसमें इन्फेक्शन कॉज कराएगा। इसके साथ ही साथ स्किन में, सॉफ्ट टिश्यू और लंग्स में इन्फेक्शन कराता है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें कि हम दिखने में कैसा होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस शेप में अगर बात करें तो ये कोकाई शेप के होते हैं, राउंड होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और इनका अरेंजमेंट ग्रेप लाइक होता है, मतलब ये क्लस्टर्स में होते हैं। ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब अगर इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिले तब भी ये ग्रो करेंगे, ना मिले तब भी ये ग्रो करते हैं। इनको हम लोग गोल्डन स्टैफ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये गोल्डन कलर की कॉलोनीज फॉर्म करते हैं मीडिया के कल्चर मीडिया प्लेट पे। और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नॉन मोटाइल होता है, ये फिक्स्ड होते हैं, इनका कोई भी मूवमेंट नहीं होता है और ये स्पोर्स भी फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाइंडरी फिजन के द्वारा। इसके अलावा इनकी कॉलोनी जो होती है वो गोल्डन येलो कलर की होती है। ह्यूमन पैथोजन, अदर ह्यूमन पैथोजन की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस दोनों ही सिमिलर होते हैं एक दूसरे में। जैसे सैप्रोफाइटिकस होता है वैसे ही एपिडर्मिडिस होता है। पैथोजेनिसिटी की बात करें तो ये सेलुलाइटिस कराता है, मेनली लेग्स में इन्फेक्शन कराता है, लेग्स में ये रेडनेस करा देता है, स्वेलिंग करा देता है। और वो एरिया इन्वॉल्व जहाँ पे ये इन्फेक्शन होता है वहाँ वो बिना पस के होता है सेलुलाइटिस में। बट स्कैल्टरी स्किन सिंड्रोम में रेडनेस के साथ साथ वहाँ पे पस बन जाता है, ब्लिस्टर्स होते हैं और ब्लिस्टर्स में पस फिल्ड हो जाता है। अगर हम इन्फेक्टेड कैथेटर या अदर इम्प्लांटेड डिवाइस पे यूज करें, जहाँ पे यूज करेंगे, जिस जगह पे इनोकुलेट करेंगे, जो स्किन एंट्री साइट होगी वहां पे रेडनेस आएगी, पस आ जाएगा, सूजन आ जाती है। इसके अलावा ये डीप एब्सेसिस कराता है, निमोनिया कराता है, बोन में इन्फ्लामेशन करा देता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और फूड पॉइजनिंग कराता है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिन्स के बारे में। तो स्टेफाइलोकोकस 4 तरह के टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिसमें पहला टॉक्सिन है साइटोलिटिक, सेकंड एंट्रोटॉक्सिन, थर्ड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और फोर्थ है एक्सोफोलेटिक, जिसे हम लोग एपोडर्मोलिटिक टॉक्सिन भी बोलते हैं। तो जो साइटोलिटिक टॉक्सिन्स होता है उसमें 4 तरह की हेमोलिसिस होती है, अल्फा हेमोलिसिस, बीटा हेमोलिसिस, गामा हेमोलिसिस और डेल्टा हेमोलिसिस। हीम का मतलब होता है आरबीसी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकआउट, मतलब टूटना। तो आरबीसी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो एरिया एकदम क्लियर हो जाता है। एंट्रोटॉक्सिन, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंट्रोटॉक्सिन रिलीज करते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, मतलब इनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में फेटल मल्टी सिस्टम डिजीज हो जाती है, साथ ही साथ फीवर, हाइपरटेंशन और वॉमिटिंग होती है। और एक्सोफोलेटिव टॉक्सिन जो रिलीज करते हैं बैक्टीरिया, उसमें स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम हो जाता है। कुछ स्टेफाइलोकोकल डिजीजेस के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि ये लोकलाइज्ड पायोजेनिक लीजन कराता है। लोकलाइज मतलब वो एक स्पेसिफिक एरिया पे ही इन्फेक्शन कराता है और वहीं पे ही पस बना देता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन है जैसे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में कराएगा तो फॉलिकुलाइटिस कराएगा, मस्कुलर स्केलेटल में ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब बोन में इन्फ्लामेशन करा देगा, रिस्पायरेटरी में अगर बात करें तो टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन कराएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर बताएं तो ये मेनिंजाइटिस कराता है।
एंडोवेस्कुलर में एंडोकार्डिटिस कराता है, यूटीआई में डायबिटीज कराता है, और कुछ कॉमन टॉक्स इमीडिएटेड हैं जो स्टेफाइलोकोकस कराता है, जैसे फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्कैल्ड डेड स्किन सिंड्रोम। एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी में बात करते हैं साइट्स और सोर्स के बारे में। तो स्टेफाइलोकोकाई की जो प्राइमरी पैरासाइट होता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में, ये स्किन में अपनी कॉलोनीज फॉर्म करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है स्किन ग्लैंड्स में और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। सोर्सेस अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन सोर्स इन्फेक्शन का जो होता है वो ह्यूमन पेशेंट भी हो सकता है, वो भी कैरी कर सकता है, एनिमल्स भी कैरी कर सकता है, इसके थ्रू इन्फेक्शन किसी नॉर्मल पर्सन्स में कॉज होता है। अबाउट 10 to 30% हेल्थी पर्सन कैरी करता है स्टेफाइलोकोकाई नोज में, उसके नोज में होता है ह्यूमन के 10 to 30% और 10% पेरिनियम एरिया में होता है, और 5 to 10% अबाउट वेजाइनल में होता है ड्यूरिंग द मेंसेस के टाइम पे। स्टेफाइलोकोकाई carries start early in life. Colonization of the umbilical duct being very common in babies born in hospital. हॉस्पिटल में जो बेबीज का बॉर्न होता है, बेबीज जो बॉर्न होते हैं उनमें भी बहुत ही कॉमन है, अम्बिलिकल डक्ट में अपनी कॉलोनी, इसकी कॉलोनी देखी जा सकती है, वहां पे भी अपनी कॉलोनी को फॉर्म करता है। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस कहाँ से आ सकता है? इन्फेक्टेड डोमेस्टिक एनिमल जैसे काऊ वगैरह से भी आ सकता है, और ये इन्फेक्शन जो कराता है ये एंडोजीनसली भी कराता है, एक्सोजीनसली मतलब ये बाहर वाले पार्ट में भी इन्फेक्शन कराता है और अंदर भी कराता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में भी कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी इन्फेक्शन कॉज करा सकता है, कॉन्टैक्ट में आने पे भी करा सकता है फोमाइट्स के थ्रू, और डस्ट या फिर एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, एयरबॉर्न जो मतलब कि एयर में जो भी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं इन्फेक्टेड, उससे भी इन्फेक्शन उससे भी स्टेफाइलोकोकस कैरी हो सकता है, ये डिजीज कॉज करा सकता है किसी भी हेल्थी पर्सन में। लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो लैब डायग्नोसिस में 3 तरह के मीडिया पे इसका कल्चर किया जाता है, न्यूट्रेंट अगार, ब्लड अगार, मैकॉन्की अगार। तो जब न्यूट्रेंट अगार पे कल्चर करते हैं और इंक्यूबेशन के बाद 24 घंटे इंक्यूबेशन देने के बाद अगर हम इसकी कॉलोनीज देखते हैं तो इसकी कॉलोनीज थोड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, सर्कुलर राउंड होंगी, कॉन्वेक्स होती हैं, स्मूथ होती हैं, शाइनी चमकदार होती हैं, ओपैक होती हैं, और ये बहुत ही आसानी से मल्सीफाई होती है नॉर्मल सलाइन में। ब्लड अगार पे कॉलोनीज बिल्कुल न्यूट्रेंट अगार की तरह दिखाई देती हैं, सर्कुलर, कॉन्वेक्स, स्मूथ, शाइनी, ओपेक। बस इसमें कुछ स्टेन्स जो होते हैं वो हिमोलिसिस देते हैं, मतलब कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पेशली जब इसे इंक्यूबेट करेंगे आप 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 गैस के साथ, तो हिमोलिसिस देता है ये बैक्टीरिया। मैकॉन्की अगार पे छोटी कॉलोनीज आती हैं और पिंक कलर की कॉलोनीज फॉर्म होती हैं क्योंकि ये लैक्टोज फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करता है, लैक्टोज फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया होता है। सिलेक्टिव मीडिया में जो हम यूज करते हैं वो लुडलाम्स मीडिया यूज करते हैं, जो कि स्पेशल टाइप का मीडिया होता है जिसमें लिथियम क्लोराइड और टेलोराइड कंटेनिंग होता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉगुलेस पॉजिटिव देता है, जबकि एपिडर्माइटिस और सैप्रोफाइटिकस ये नेगेटिव देते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस तो हम माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं कि क्लस्टर में है, तो और इसके अलावा अगर स्पीशीज हमें कंफर्म करनी होती है तो उसके लिए हम लोग कॉगुलेस टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी इनसॉल्युबल फिब्रिनोजन होता है प्लाज्मा में, वो इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉगुलेस एंजाइम। अगर कॉगुलेस एंजाइम प्रेजेंट है, कॉगुलेस एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया, तो स्टेफाइलोकोकस कॉगुलेस एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है। तो अगर ये कॉगुलेस प्रोड्यूस कर रहा है तो ये सॉल्युबल फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। कैटलिस्ट हम लोग स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस क्लस्टर में होते हैं जबकि स्ट्रेप्टोकोकस चेन में फॉर्म्ड होते हैं। तो इजिली माइक्रोस्कोप से हम नहीं बता सकते कि स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेफाइलोकोकस की कोकाई टूट टूट कर चेन फॉर्म कर लेते हैं, बट होते वो स्टेफाइलोकोकस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होते हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग कि स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस है, तो
तो उसके लिए कैटलिस्ट टेस्ट करते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैटलिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ये मेनली कैटलिस्ट एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि जब हम H2O2 का ड्रॉप डालते हैं तो ये H2O2 को ब्रेक कर देता है वाटर और ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम। तो इससे डिफरेंशिएट हो जाता है कि ये स्टेफाइलोकोकाई है या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर एंट्रोकोकाई है। तो एंट्रोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई बोथ आर सिमिलरली एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, बट इट डिफरेंस मतलब ये स्टेफाइलोकोकस से एकदम डिफर होते हैं, अलग होते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस कैटलिस्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, साथ ही साथ कॉगलेस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होता है। और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉगलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकाई मोर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होता है। ये इसके ऊपर पेनिसिलिन ड्रग काम नहीं करती है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होता है क्योंकि ये पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करता है जो कि बीटा लैक्टामेज होता है। ये पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट कर देता है बाय स्प्लिटिंग द बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग क्या होती है, स्प्लिट कर जाती है। और ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस also extends to cover beta lactamase resistant penicillin such as methicillin and cloxacillin called MRSA। इसलिए इसको हम लोग MRSA बोलते हैं क्योंकि ये मैथिसिलिन और क्लोक्सासिलिन जैसी ड्रग्स जो बीटा लैक्टामेज में आती हैं, बीटा लैक्टम रिंग प्रोड्यूस करती हैं, उनको ये रजिस्ट कर देता है, मैथिसिलिन और क्लोक्सासिलिन ड्रग को। ट्रीटमेंट में हमें से जब ट्रीटमेंट अगर हमें देना होता है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्टेड पर्सन को, तो हम उसमें जो एंटीबायोटिक चलाते हैं वो ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन और वैंकोमाइसिन देते हैं। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन देते हैं। जब माइनर स्किन इन्फेक्शन हुआ होता है तो यूजुअली वो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के साथ ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ओरल एंटीबायोटिक्स दी जाती है स्किन इन्फेक्शंस में। इसके अलावा अगर एब्सेस प्रेजेंट है, वहाँ पे एब्सेस हुआ है वहाँ पे, तो सर्जिकली उसे ड्रेन कर देते हैं, वहाँ से जो भी पस वगैरह है उसको वहाँ से ड्रेन करते हैं, निकालते हैं। मोर सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है तो उसको इंट्रावेनस एंटीबायोटिक से ठीक किया जाता है। There are two main types of treatment for staph infection। दो मेन टाइप्स के ट्रीटमेंट हैं स्टैफ इन्फेक्शन के लिए, फर्स्ट सर्जिकल एंड सेकेंड एंटीबायोटिक। तो मोस्ट पेशेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है ज़्यादातर पेशेंट्स में, और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी रिक्वायरमेंट होती है उसको, मतलब दोनों चीज़ें चलाई जाती हैं, सर्जरी और एंटीबायोटिक बोथ। इंसिजन एंड ड्रेनेज, पस का ड्रेनेज करते हैं मेन सर्जिकल ट्रीटमेंट में, वहाँ से पस को निकाल देते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन में भी रिक्वायर्ड। अदर साइड ऑफ इन्फेक्शन और अलग, जैसे जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जैसे ज्वाइंट इन्फेक्शन है स्पेशली बच्चों में, जैसे बोन में इन्फ्लामेशन हो गया है या पोस्ट ऑपरेटिव एब्सेस हुआ है ऑपरेशन के बाद, तो उसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।